Good afternoon, students. Welcome again, Bal Bharati School e-education portal. In early classes, we are discussing about factor affecting soil pH, जिसमें अपने मृदा pH को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अपने जो फोर्थ नंबर था यूज ऑफ कंटिन्यूसली नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स या नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, लगातार नत्रजन उर्वरकों का उपयोग करने से मृदा की भौतिक स्थिति कैसे होने लग जाती है, अम्लीय होने लग जाती है। क्योंकि जो अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट एक अम्लीय उर्वरक है, क्योंकि इसमें अमोनिया प्रेजेंट रहता है जो कि एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नेचर का होता है। यह 2 बार कैल्शियम आयनों को प्रतिस्थापित करता है। फर्स्ट टाइम जब क्ले पार्टिकल्स पर अमोनियम सल्फेट का अमोनियम प्रेजेंट रह जाता है और किसको रिप्लेस कर देता है, कैल्शियम को। कैल्शियम एक साल्ट है या लवण है जो प्रतिस्थापित हो जाता है और अमोनिया के वहां गैदर होने के कारण, क्ले पार्टिकल्स या कोलाइड्स पर गैदरिंग होने के कारण सॉइल का पीएच मान रिड्यूस होने लग जाता है। जो अमोनिया होती है यह मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं जैसे शुगर केन हो गया, राइस हो गया, चाय हो गया, इन्हीं प्लांट्स को ये इस फॉर्म में अवेलेबल होती है। लेकिन अनदर प्लांट्स को यह जो दूसरे पौधे होते हैं उनको मोस्टली यह NO3 नेगेटिव नाइट्रेट की फॉर्म में अवेलेबल होती है। तो इसका क्या होता है, स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। यह किसकी प्रेजेंस में होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में होता है। सबसे पहले जो नाइट्रोसोमोनास होता है, नाइट्रोसोमोनास एक बैक्टीरिया है जो कि अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज कर देता है। जब अमोनिया नाइट्राइट में चेंज होती है उस कंडीशन में 4 हाइड्रोजन के अणु फॉर्म होते हैं या 4 हाइड्रोजन के अणु मुक्त होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, नवजात हाइड्रोजन या न्यूली फॉर्म हाइड्रोजन बोलते हैं। जो नवजात हाइड्रोजन होती है यह अगेन दोबारा से जो क्लाइड पार्टिकल्स होते हैं उन पर प्रेजेंस जो साल्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम को फिर से ये रिप्लेस कर देते हैं, उसको उसकी जगह से हटा देते हैं और खुद उसकी जगह पर बैठ जाते हैं। कहने का मतलब कि खुद क्ले पार्टिकल्स और कोलाइड पार्टिकल्स पर ऑब्जॉर्व हो जाते हैं। उस कंडीशन में सॉइल की पीएच वैल्यू फिर से कम हो जाती है और कैल्शियम आयन होते हैं जो कि पुनः लीच आउट या फिर से अवशेषित हो जाते हैं। जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन था या अमोनिया का फिक्सेशन था, यहाँ ये नाइट्राइट फॉर्म में आ जाता है। नाइट्राइट को पुनः नाइट्रेट NO2 नेगेटिव को NO3 नेगेटिव में चेंज कौन करता है, नाइट्रोबैक्टर जब NO2 नेगेटिव नाइट्राइट को NO3 नेगेटिव नाइट्रेट में चेंज कर देता है तो नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रोजन प्लांट्स को अवेलेबल होने लग जाती है। अब अपने इसी पॉइंट में बात करते हैं यूज ऑफ लाइमिंग मटेरियल। अगर अपने लगातार चूना पदार्थों का उपयोग करते रहें तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में मृदा की पीएच मान बढ़ने लग जाती है और मृदा की अम्लीयता कम होकर क्षारीयता में बढ़ावा होने लग जाता है। कहने का मतलब कि एल्केनिटी इंक्रीज होने लग जाती है एज कंपैरिजन टू एसिडिटी, अम्लीयता के तुलना में, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूसली यूज ऑफ लाइमिंग मटेरियल, लगातार लाइमिंग मटेरियल या चूना पदार्थों का उपयोग करते रहने से। यूज ऑफ लाइमिंग मटेरियल्स, लगातार चूना पदार्थों का उपयोग। लाइमिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, CO3 नेगेटिव 2, इसको और क्या बोलते हैं, डोलोमाइट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डोलोमाइट। जब अपने इन चूना पदार्थों का उपयोग अम्लीय मृदाओं में करते हैं, किन मृदाओं में करते हैं, अम्लीय मृदाओं में करते हैं, तो अम्लीय मृदाओं में
क्ले कोलाइड्स या कोलाइड पार्टिकल्स पर प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करके कैल्शियम आयंस उनकी जगह बैठ जाते हैं, जिसके कारण साल्ट्स के कंटिन्यूसली कोलाइड पार्टिकल्स पर गैदर होने के कारण सॉइल की पीएच वैल्यू पुनः बढ़ने लग जाती है और जिसके साथ साथ मृदा की क्षारीयता भी बढ़ने लग जाती है। इस प्रकार मृदा के पीएच मान में परिवर्तन आने लग जाता है। इसके बाद अपने देखते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे ये कोलाइड पार्टिकल्स है जिसको मैं क्या लिख रहा हूँ, क्ले लिख रहा हूँ। इस पर कौन से आयंस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंस होने का मतलब ये सॉइल कैसी है, एसिडिक। एसिडिक सॉइल में अपने अगर कंटिन्यूसली चूना मिला रहे हैं, लगातार रूप से उसमें चूना मिक्स कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट मिलाए जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, क्ले पार्टिकल्स पर क्या प्रेजेंट होने लग जाता है, क्ले पार्टिकल्स पर कैल्शियम प्रेजेंट होने लग जाता है। जब क्ले पार्टिकल्स पर कैल्शियम प्रेजेंट होने लग जाता है तो देन उसके साथ क्या क्या निकलता है, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पर क्ले पार्टिकल्स पर कैल्शियम के पुनः संग्रहित होने के कारण पीएच मान में बढ़ोतरी और जिसके फलस्वरूप मृदा की क्षारीयता में भी बढ़ोतरी होने लगती है। इस प्रकार लगातार लाइमिंग मटेरियल या चूने पदार्थों के उपयोग करने से भी मृदा के पीएच मान में परिवर्तन आने लग जाता है, आने लग जाता है। अब अपने बात करते हैं तो इसको इफेक्ट करने वाली लास्ट फैक्टर की। लास्ट फैक्टर में आता है जल मगनता, जिसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग मीन्स क्या होता है, वाटर लॉगिंग का मतलब होता है किसी जल का किसी एक स्थान पर काफी समय तक इकट्ठे रहना या किसी स्थान पर काफी समय तक संग्रहित रहना। वाटर जो वाटर होता है उसका एक स्थान पर लंबे समय तक टिके रहना, उसको क्या कहलाते हैं, वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग इज ए कंडीशन इन विच वाटर प्रेजेंट एट ए प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय के लिए प्रेजेंट रहता है। वाटर लॉगिंग की अवस्था में क्या होता है, जो जल में उपस्थित लवण होते हैं, जल में उपस्थित लवण होते हैं, जब जल स्लोली क्या होता रहता है, ट्रांसपेराइज्ड या वाष्पो उसका वेपराइजेशन होता रहता है। जब वो वाष्पोत्सर्जित होता रहता है, वाष्पोत्सर्जित होने के कारण जो ज़्यादातर जल होता है वो वाष्पित हो जाता है और जो जल में बचे हुए लवण होते हैं वे भूमि की ऊपरी सतह पर या अपर लेयर पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण भूमि की सतह पर लवणों की मात्रा का जमाव हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार आसपास की मृदाओं पर सफेद सफेद परत जम जाती हैं, क्योंकि वहां पर काफी समय से पानी टिका रहता है। वो क्यों टिका रहता है, जो जल होता है वो तो वाष्पोत्सर्जित हो जाता है, वेपराइज्ड हो जाता है, और जो जल में उपस्थित लवण होते हैं वे भूमि की ऊपरी परत में रह जाते हैं या जो ऊपरी सतह होती है उसी पर टिके रह जाते हैं, जिसके कारण भूमि की ऊपरी सतह में लवणों की मात्रा अधिकांशतः बढ़ जाती है, जिसके कारण लंबे समय तक वाटर लॉगिंग की कंडीशन रहने से सॉइल की पीएच वैल्यू बढ़ने लगती है और जिसके कारण क्षारीयता भी बढ़ने लगती है। इस प्रकार ये कुछ फैक्टर थे जो सॉइल पीएच में चेंज करते हैं या सॉइल पीएच को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर थे, पहला था पेरेंट मटेरियल या पैतृक पदार्थ, दूसरा था अवक्षेपण या प्रिसिप्शन, वर्षा का होना, वर्षा जल के साथ लवणों का ह्रास होना, तीसरा क्या था, कार्बनिक पदार्थों का विघटन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, फोर्थ वन क्या था, यूज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर और लाइमिंग मटेरियल, लंबे समय तक चूना पदार्थों और नत्रजन उर्वरकों का उपयोग करते रहना, लास्ट क्या था, वाटर लॉगिंग जिसको क्या बोलते हैं, जल मगनता। ये कुछ फैक्टर्स थे जो सॉइल पीएच को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद अपने देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सॉइल पीएच।
सॉइल पीएच। मृदा पीएच का महत्व। मृदा पीएच का क्या महत्व है? कहने का भावार्थ कि इस पीएच का किन किन इनपुट्स या किन किन कारकों पर इफेक्ट पड़ता है। पहला, इफेक्ट ऑफ soil pH on activity of microorganisms। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता पर पीएच का प्रभाव। देखो बेटा, अब अपने देख रहे हैं पीएच का महत्व। इससे पहले तो ये देखा था कौन कौन से कारक पीएच में परिवर्तन लाते हैं। पीएच अब अपने ये देख रहे हैं पीएच में परिवर्तन होने पर कौन कौन से जीवों या कौन कौन सी फसलों या मृदा की भौतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब पीएच मान में परिवर्तन होता है तो उस पीएच मान का दूसरी चीजों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अब उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ सॉइल पीएच ऑन एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता पर सॉइल पीएच का प्रभाव। देखो बेटा, बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, एक्टिनोमाइसीट्स हो गए, फंजाई हो गई, एजोबैक्टर एंड बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, जिसको नील हरित शैवाल बोलते हैं। ये पूरे के पूरे किस चीज का काम करते हैं? ये ज्यादातर ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोस्ट करने का काम करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को अपघटन करने का काम करते हैं। जैसे बहुत से बैक्टीरिया होते हैं, वे वायुजीवी होते हैं, जो कि वायु की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का डीकम्पोजिशन करते हैं या विघटन करते हैं। बहुत से अवायुजीवी होते हैं, जैसे एजेटोबैक्टर, जो कि नाइट्रोजन या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। बहुत से जीव होते हैं, जैसे राइजोबियम, जो वायु की उपस्थिति में सहजीवी रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो कहने का भावार्थ कि कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन द्वारा जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है मृदा में, जो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, वे सॉइल में रिलीज होते हैं बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उस एक्टिविटी पर सॉइल पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है और किस परफेक्ट सॉइल पीएच या ऑप्टिमम सॉइल पीएच कंडीशंस में कौन कौन से स्पेसिफिक बैक्टीरिया हाईली एक्टिवेट होते हैं या किस पीएच वैल्यू पर वे अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं बैक्टीरिया की। जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, ये जो अपने सॉइल पीएच वैल्यू होती है स्लाइटली एल्केलाइन कंडीशन। कहने का मतलब कि ये जो एल्केलाइन या क्षारीय अवस्थाएं होती हैं उनमें अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, क्षारीय अवस्था होने पर ये अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण अत्यधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थों का डीकम्पोजिशन करेंगे। तो इनके लिए जो बेस्ट पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 6 से 8 मीन्स इनकी जो प्रास या रेंज होती है, इस रेंज के मध्य ये बैक्टीरिया हाईली एक्टिवेट होते हैं। बैक्टीरिया आर हाईली एक्टिवेट बिटवीन 6 to 8 पीएच वैल्यू। सेकेंड वन में जैसे एल्गी आ गया, इसके अलावा एक्टिनोमाइसीट्स। जो एल्गी और एक्टिनोमाइसीट्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बेसिकली किस पीएच वैल्यू पर हाईली एक्टिवेट होते हैं? 5.5 to 7.5। एक्टिनोमाइसीट्स क्या होते हैं? एक्टिनोमाइसीट जैसे आपने देखा होगा कई बार वर्षा होती, तो वर्षा होने के बाद जो रेत में से सौंधी सौंधी सुगंध आती है, वो किसके कारण आती है? एक्टिनोमाइसीट्स की एक्टिविटी के कारण। एक्टिनोमाइसीट्स स्लाइटली एसिडिक एंड स्लाइटली एल्कलाइन कंडीशंस में हाईली एक्टिवेट होते हैं। मीन्स यह मध्यम अम्लीय और हल्की क्षारीय अवस्थाओं में अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। इसके बाद अपने बात करें फंजाई की, जिसको बोलते हैं कवक। जिसको क्या बोलते हैं? कवक। जो कवक होती है यह भी एक सूक्ष्म जीव है, जो मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करने के साथ साथ बहुत से पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध करवाती है। इसी फंजाई में बहुत सारे इसके ग्रुप्स आते हैं जो अलग अलग फंक्शंस करते रहते हैं। जो फंजाई होती है मोस्टली जो एसिडिक कंडीशन होती है, अम्लीय अवस्थाएं होती हैं, इनमें ये क्रियाशील होती हैं।
4.5 से लेकर ये 5.5 के बीच में हाईली एक्टिव होती है। कहने का मतलब कि जैसे जैसे पीएच वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी वैसे वैसे जो एक्टिविटी ऑफ फंजाई या कवक होगी वो बढ़ती जाएगी। इसके अलावा अगर आपने इसकी प्रास लिया है, अगर पीएच वैल्यू बढ़ने लगे, पीएच वैल्यू बढ़ने लगे तो किस पीएच वैल्यू तक यह काम कर सकती है? कम से कम यह 3 पीएच वैल्यू तक इसकी एक्टिविटी बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा यह 9 पीएच वैल्यू तक भी एक्टिव रहती है। जब पीएच वैल्यू 9 से अधिक चली जाती है तो यह अपने फंक्शंस करना बंद कर देती है। स्टॉप फंक्शनिंग ऑफ फंजाई एट पीएच व्हेन पीएच इज मोर देन 9, तो यह अपनी फंक्शनिंग को क्लोज कर देती है। देन अपने बात करते हैं अजोटोबैक्टर, अजोटोबैक्टर प्लस ब्लू ग्रीन एल्गी। ये मैंने प्लस इनमें दोनों कोई कॉम्बिनेशन बताने के लिए नहीं लगाया, बस इन दोनों कोई एक साथ पीएच वैल्यू जो इन दोनों के लिए ऑप्टिमम पीएच वैल्यू है उसके लिए लगा दिया। तो जो अजोटोबैक्टर होते हैं ये क्या होते हैं? ये मतलब कि ये असहजीवी रूप में नॉन सिम्बायोटिक फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं। असहजीवी रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। और सहजीवी रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? राइजोबियम स्पीसीज करते हैं, जिसमें राइजोबियम इंडिकम, राइजोबियम विलनैंडी बहुत सारी आती है। उसी पर अजोटोबैक्टर की भी बहुत सारी स्पीसीज आती हैं। फॉर एग्जांपल अजोटोबैक्टर क्रोकम हो गया। तो ये क्या होता है? नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होते हैं, फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं जो कि वायु की उपस्थिति और अनुपस्थिति में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। इन दोनों के लिए जो ऑप्टिमम पीएच प्रास होती है या ऑप्टिमम पीएच रेंज होती है फॉर द एक्टिविटी ऑफ अजोटोबैक्टर एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, वो कितनी होती है? 6.0 to 7.5, 6.0 to 7.5। मीन्स ये जो पीएच वैल्यू है जो मैंने लिखी है, इस पीएच पर दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हाईली एक्टिवेट, हाईली एक्टिवेट। इस पीएच वैल्यू या इन प्रासों के मध्य ये सूक्ष्म जीव अत्यधिक क्रियाशील रहते हैं। इस प्रकार जो सॉइल पीएच का है एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर इफेक्ट पड़ता है। कहने का भावार्थ कि अगर पीएच का मान इससे ज्यादा या इस रेंज से कम होता है तो इनकी एक्टिविटी कम या ज्यादा होने लगती है। ये अपना पहला इफेक्ट था सॉइल पीएच का, किस पर? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर। इससे अपने को सॉइल पीएच के महत्व का पता चलता है, सिग्निफिकेंस ऑफ सॉइल पीएच। अब इसका अपने दूसरा इफेक्ट देखते हैं या इसका दूसरा महत्व देखते हैं। इफेक्ट ऑफ सॉइल पीएच ऑन availability of plant nutrients, बेटा जो अपने पिछला चैप्टर किया था रोल एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, उसमें मैंने आपको सॉइल पीएच की अवेलेबिलिटी के बारे में बताया था। सॉइल पीएच का प्लांट न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मोस्टली अगर अपने नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की जो अवेलेबिलिटी होती है किस पीएच वैल्यू के मध्य अधिक होती है? 6 to 8 के मध्य। इसके अलावा फास्फोरस होती है 6.5 to 7.5 के बीच में, और पोटेशियम होता है 6.5 to 7.5, 6.5 to 7.5। लेकिन इन तीनों के लिए अगर अपने एक प्रास की बात करें तो वो कितनी होती है? 6.5 to 7.5। अगर अपने इंडिविजुअली इनके अकेले में बात करें तो नाइट्रोजन के लिए परफेक्ट पीएच वैल्यू कितनी होती है अवेलेबिलिटी के लिए? फॉर प्लांट 6 to 8, फास्फोरस एंड पोटेशियम 6.5 to 7.5। अगर तीनों के लिए अपने एक साथ रेंज या प्रास देखें 6.5 to 7.5, और यही रेंज जो सेकेंडरी एलिमेंट होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर के लिए भी होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर के लिए भी होती है। इन केस ऑफ माइक्रो एलिमेंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्वों की दशा में देखें तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ये ज्यादातर जो अम्लीय मृदाएं होती है pH 4 to 7, pH 4 to 7 के बीच में हाईली अवेलेबल होते हैं। जब pH की वैल्यू इस 7 से अधिक बढ़ने लग जाती है
तो उस समय में जो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल Fe, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, बोरोन, इनकी अवेलेबिलिटी क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। इस प्रकार इन पीएच वैल्यू में परिवर्तन आने पर जब प्लांट न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी प्लांट को कम या अधिक होने लगती है, उस दशा में या उस कंडीशन में जो प्लांट्स होते हैं वो डेफिशिएंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जो सूक्ष्म पोषक तत्वों के कारण होने वाले लक्षणों को प्रदर्शित करने लग जाती हैं। ये पूरी की पूरी जो अवेलेबिलिटी होती है प्लांट न्यूट्रिएंट्स की, ये सॉइल पीएच पर इफेक्ट करती है, सॉइल पीएच पर भी डिपेंड करती है। इसके साथ साथ डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पर भी डिपेंड करती है। तो जो ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितनी ज्यादा एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगी उतना ही डीकम्पोजिशन होगा। तो घूम फिर के ये जितनी भी चीजें हैं ये पूरी की पूरी किस पे डिपेंड कर रही हैं, सॉइल पीएच पर डिपेंड कर रही हैं, जिसके कारण जो सॉइल पीएच का महत्व और भी बढ़ जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ सॉइल पीएच बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण अपनी सॉइल जिस पर अपने कल्टीवेशन या कृषि क्रियाएं कर रहे हैं उस सॉइल का पीएच वैल्यू सही होना या उसका एक उचित मात्रा में निर्धारण या डिटर्मिनेशन होना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है, बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है। अब अपने तीसरा इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ सॉइल पीएच ऑन क्रॉप्स और क्रॉप प्रोडक्शन मृदा पीएच का फसलों और फसल उत्पादकता पर प्रभाव। इसमें क्या होता है, हर फसल, कोई भी फसल है बेटा, उसमें से कुछ निश्चित फसलें, उस फसल की अपनी एक निश्चित कायिक क्रियाएं होती हैं, निश्चित उसकी आनुवांशिक क्रियाएं होती हैं। वे सभी की सभी क्रियाएं संचालित होने के लिए उनको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसा कि अपने पोषक तत्वों के बारे में जाना था, बहुत से पोषक तत्व थे जो उत्प्रेरक का काम भी करते थे, जो रासायनिक क्रियाओं को कंट्रोल करते थे, उनको कैटालिस्ट करने का काम करते थे। बहुत से उत्प्रेरक थे जो ट्रांसलोकेशन या ट्रांसलेशन का काम करते या ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते थे। मींस जो रिक्वायर्ड पार्टिकल्स थे, रिक्वायर्ड मैटर्स होते थे, फॉर एग्जांपल पोटेशियम जो शुगर को ट्रांसलोकेट या ट्रांसफॉर्म करता था। उसके बाद बहुत से पोषक तत्व थे जो प्लांट्स की फिजियोलॉजिकल रिएक्शन या कायिक क्रियाओं को संपन्न करते थे। तो इन पूरी की पूरी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए प्लांट को क्या चीज की आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की। जब प्लांट्स को पोषक तत्व मिलेंगे तो वह अपना भोजन फॉर्मेशन कर पाएगा। भोजन फॉर्मेशन करने के बाद उसमें ग्रेन फॉर्मेशन होगी या फ्लावरिंग की फॉर्मेशन होगी, जिसके कारण अपने को क्या है, उत्पादन प्राप्त होता है। लेकिन उससे पहले ये पूरी की पूरी जितनी भी क्रियाएं संपन्न होने से पहले प्लांट को क्या चाहिए, पोषक पदार्थ चाहिए ना। वो पोषक पदार्थों की उपलब्धता किस पे डिपेंड कर रही है, पीएच पर। तो जो फसल की प्रकृति होती है वो निश्चित होती है, वो फसल एक निश्चित पीएच मान पर ही अपना अच्छे से जड़ विस्तार कर पाती है, रूट की फॉर्मेशन कर पाती है, और उसी परफेक्ट पीएच वैल्यू पर वो अच्छे से प्लांट न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर पाती है या अवशोषित कर पाती है, जिसके द्वारा अपने को अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन प्रोवाइड होता है। तो अपने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स की बात करेंगे। उन स्पेसिफिक क्रॉप्स की एक्टिविटी के लिए, अच्छे से प्लांट न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करने के लिए कौन सी परफेक्ट पीएच वैल्यू होती है या ऑप्टिमम पीएच वैल्यू क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया वीट, गेहूं, बार्ले, बाजरा, ओट्स, जई, मैच, इन फसलों के लिए जो ऑप्टिमम पीएच वैल्यू होती है ये कितनी होती है, ये होती है 6.0 टू 7.5, 6.0 टू 7.5। देन उसके बाद हो गया अपना राइस, चावल, पोटैटो, आलू, चाय। इनके लिए जो परफेक्ट पीएच की वैल्यू कितनी होती है, इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए 4 टू 6,
4 to 6। देन अपने अगर बात करें पी मटर हो गया, ग्राम हो गया, एंड पी ग्राम के लिए जो ऑप्टिमम पीएच वैल्यू कितनी होती है, पी या ग्राम के लिए ऑप्टिमम पीएच वैल्यू होती है 5.5 to 7, 5.5 to 7। अगर अपने कॉटन की बात करें, कॉटन क्या है, ये एक ऐसी फसल है जो हाई एल्केलाइन कंडीशन या हाई एल्केनिटी को भी सहन कर सकती है, टॉलरेंट हाई एल्केलाइन कंडीशन या अधिक क्षारीय अवस्था को भी ये सहन कर सकती है। तो इसके लिए जो परफेक्ट पीएच वैल्यू होती है 6 to 8, 6 to 8। इसके अलावा शुगर केन, बरसीम, इनके लिए भी ऑप्टिमम पीएच वैल्यू कितनी होती है 6 to 8। अगर अपने फ्रूट क्रॉप्स की बात करें, कौन सी क्रॉप्स की बात करें, फ्रूट क्रॉप्स की, तो फ्रूट क्रॉप्स में जैसे आपने नाम सुना होगा अनोला का या आंवला का, ये क्या है, अधिक क्षारीयता को ग्रहण कर सकता है या 9 से 11 पीएच मान को भी सहन कर सकता है, 9 से 11 तक पीएच मान को भी सहन कर सकता है। एक आपने डेट पॉम का नाम सुना होगा या खंजूर का, यह भी कम से कम 8 से लेकर 11 पीएच वैल्यू के मान को सहन कर सकता है। यह अत्यधिक क्षारीयता सहन करने वाली फसलें हैं। अगर अपने बात करें मैंगो की, किसकी, मैंगो के लिए ऑप्टिमम पीएच मान क्या होता है 6.5 to 7.5। इस प्रकार हर स्पेसिफिक क्रॉप के लिए या हर स्पेसिफिक फ्रूट क्रॉप के लिए स्पेसिफिक पीएच वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, जिस पर वो अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज या फिजियोलॉजिकल और केमिकल एक्टिविटीज अच्छे से स्टार्ट कर पाता है, अच्छे से उनको कंप्लीट कर पाता है, अच्छे से उनको संपन्न कर पाता है। इस प्रकार सॉइल पीएच का क्रॉप एंड क्रॉप प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ता है। अब अपने चौथा पॉइंट देखते हैं इसका, फैक्टर इफेक्ट ऑफ soil pH on plant diseases, जो पादप रोगों पर सॉइल पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है। आपने बेटा पिछले लेक्चर में अच्छे से जाना होगा, क्योंकि जो पोषक तत्वों की कमी के कारण पादपों में अनेक रोग हो जाते थे, उन रोगों के कारण पादपों में कुछ लक्षण प्रकट होते थे, जिसके कारण अपने आधार पर यह पता चलता था ये इस पोषक तत्वों की कमी से होने वाला रोग है। तो इस प्रकार सॉइल पीएच का पादप रोगों पर भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो तो सिर्फ और सिर्फ पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग थे, क्योंकि अपने 3 या 4 बार पहले भी उसको रीड आउट कर चुके हैं। एक स्पेसिफिक पीएच पर ही प्लांट न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी होती है, उस पीएच के कम या ज़्यादा होने पर उसके वैल्यू में या उसके ऑब्जर्वेशन में या उसके अवशोषण में कमी आ जाती है, उस स्पेसिफिक प्लांट नीड्स के कारण उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। यह किसके कारण होता है, पीएच वैल्यू में चेंज होने के कारण। लेकिन सॉइल पीएच साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को भी तो इफेक्ट कर रही है ना, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये तो नहीं भी ये अपने सिर्फ बेनिफिशियल है, ये अपने लिए हानिकारक भी हैं, अपने को नुकसान भी पहुंचाते हैं। नुकसान पहुंचाने का मतलब कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कुछ मात्रा में बेनिफिशियल होकर या कुछ बहुत थोड़े से ही सूक्ष्म जीव लाभदायक होकर, बहुत से सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो कि फसलों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो जब एक उचित पीएच मान पर इन सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता जब अधिक होने लगती है, जब हानिकारक सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता अधिक होने लगती है, तो उस दशा में भी पौधों में रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। यहाँ पर मैं सॉइल पीएच मान में परिवर्तन होने के साथ साथ या उचित पीएच मान आने पर जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है, जिसके कारण पौधों में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे जो क्रूसीफर फैमिली होती है या तिलहनी, या जैसे सरसों हो गया, जैसे फूल गोभी हो गया या बंद गोभी, इनमें एक रोग होता है फिंगर एंड टोए डिजीज, फिंगर एंड
टोए डिजीज, यह किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है। फिंगर एंड टोए डिजीज फंगस के कारण होता है। आपको मैंने बताया था फंगस किस प्रकार की मृदाओं में या दीज टाइप्स ऑफ सॉइल, विच टाइप्स ऑफ सॉइल में फंगस हाईली एक्टिवेट होता है, किस टाइप की सॉइल में? एसिडिक सॉइल में। किस सॉइल में? एसिडिक सॉइल में। तो जो फिंगर एंड टोए डिजीज है यह फंगस के कारण, कवक के कारण तो होती ही होती है, लेकिन जब अम्लीय दशाएं बढ़ने लगती हैं, जब एसिडिक कंडीशंस क्रिएट होने लगती हैं, तब फसलों में फिंगर एंड टोए डिजीज होने लग जाता है। बेसिकली किन फसलों में? क्रूसीफर क्रॉप्स में। क्रूसीफर्स क्रॉप में, जो तिलहनी फसलें होती हैं क्रूसीफर्स में, तिलहनी में सरसों हो गया, या इस क्रूसीफर फैमिली में कुछ और भी आती हैं जिसमें सब्जी वर्गीय फसलें आती हैं, फूल गोभी या बंद गोभी। फिंगर एंड टोए का मतलब है फूल गोभी या बंद गोभी का जो अंदर का भाग होता है यह एक डंठल टाइप स्ट्रक्चर में या उसमें लंबी लंबी डंठल टाइप जैसी स्ट्रक्चर या संरचनाएं निर्मित होने लग जाती है अपने हाथ की उंगलियों जैसी। इस प्रकार जो दूसरा रोग होता है सॉइल पीएच मान में परिवर्तन होने के कारण, क्योंकि एसिडिक कंडीशन में सॉइल की पीएच वैल्यू क्या होगी? 7 से कम होगी। एक होता है पोटैटो स्कैब। पोटैटो स्कैब, पोटैटो स्कैब यह किस प्रकार की मृदाओं में अधिक होता है? यह एल्केलाइन कंडीशंस में अधिक होता है, क्षारीय अवस्थाओं में अधिक होता है। पोटैटो स्कैब किस अवस्थाओं में अधिक होता है? क्षारीय अवस्थाओं में। यह किसके कारण होता है? यह एक्टिनोमाइसीट्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? एक्टिनोमाइसीट्स। मैंने बताया था आपको एक्टिनोमाइसीट्स किस प्रकार के मृदों में अधिक क्रियाशील रहते हैं? हल्की अम्लीय से अधिक क्षारीय या स्लाइटली एल्केलिन या हल्की क्षारीय। तो जैसे जैसे क्षारीयता का मान बढ़ता है या पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा जाने लगती है, उस अवस्था में एक्टिनोमाइसिड, जो लाभदायक एक्टिनोमाइसिड्स को छोड़कर जो हानिकारक एक्टिनोमाइसिड्स हैं वो पोटैटो में कौन सा रोग उत्पन्न करने लग जाते हैं? पोटैटो स्कैब। यह किसके कारण होता है? उस एक्टिनोमाइसिड्स का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस के कारण यह रोग एल्केलाइन या क्षारीय अवस्थाओं में उत्पन्न होता है। आप समझ गए होंगे जो फसलों में रोग है या पोषक तत्वों की उपलब्धता या कम होने पर तो होते ही होते हैं, जिनको फिजियोलॉजिकल डिजीज या कायिक रोग बोलते हैं, लेकिन ये कौन से हैं? ये जैविक रोग हैं या बायोटिक डिजीज हैं जो सॉइल पीएच मान में परिवर्तन होने पर सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता में परिवर्तन आता है, जिसमें हानिकारक जीव उचित पीएच मान होने पर फसलों में रोग उत्पन्न करने लग जाते हैं। स्कैब को, इसको आलू का चर्म रोग भी कहते हैं। इसमें आलू की जो त्वचा होती है उस पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स बनने लग जाते हैं या उसकी त्वचा पूर्ण रूप से गलने लग जाती है। उसके बाद अपने जो तीसरा रोग होता है किसके कारण? वो होता है ग्रे फ्लैक। ग्रे फ्लैक, FLECK, और ग्रे स्पाइक्स ऑन ओट्स। ऑन ओट्स, जई का धारदारी रोग या जई पर, इस अवस्था में क्या होता है? जई पर ग्रे कलर की धारियां बनने लग जाती हैं या ग्रे कलर की लाइंस फॉर्मेशन होने लग जाती हैं। किसकी? जई की पत्तियों पर। यह मुख्य रूप से किस कंडीशन में होता है? यह मुख्य रूप से मैग्नीज पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। ये मैंने पहले जीवों की कमी के, जीवों की क्रियाशीलता के कारण बताया मैग्नीज। मैग्नीज क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व किस मृदा में अधिक अवेलेबल होते हैं? अम्लीय मृदा में। जब अम्लीय मृदा कहने का मतलब कि पीएच मान बढ़ेगा, जैसे जैसे क्षारीयता या उदासीनता की तरफ जाएगा वैसे वैसे ये रोग उत्पन्न होने लग जाता है। तो ये जो ग्रे स्पाइक्स होते हैं ये मुख्य रूप से मैग्नीज की कमी और उसके साथ साथ न्यूट्रल, ये उदासीन मृदाएं होती हैं उसमें भी यह रोग उत्पन्न होने लग जाता है। फिंगर एंड टोए डिजीज कवक के कारण होता है अम्लीय मृदाओं में। पोटैटो स्कैब क्षारीय अवस्था में किसके कारण होता है? एक्टिनोमाइसिट्स के कारण, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस के कारण। जो ग्रे फ्लैक होता है यह मैग्नीज की कमी के कारण और उदासीन अवस्थाओं में होता है। उसके बाद एक रोग और आता है टेक ऑल डिजीज ऑफ वीट। टेक ऑल डिजीज ऑफ वीट। इसमें क्या होता है?
टेक ऑल डिजीज ऑफ वीट होती है, इसमें पूरा का पूरा गेहूं का पौधा सूखने लग जाता है। यह स्लाइटली एसिडिक, जो हल्की अम्लीय अवस्थाएं होती हैं उनमें यह रोग अधिक उत्पन्न होता है। इस प्रकार ये सिग्निफिकेंस ऑफ सॉइल पीएच के कुछ पॉइंट्स थे। अब अपने सिग्निफिकेंस ऑफ सॉइल पीएच का लास्ट पॉइंट देखते हैं। इफेक्ट ऑफ सॉइल पीएच ऑन फिजिकल कंडीशन। देखो बेटा, फिजिकल कंडीशन भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है? मृदा में रंध्रावकाश का विद्यमान होना, पोरोसिटी ऑफ सॉइल, मृदा की संरचना मृदा की संरचना हो गया, कहने का मतलब कि मृदा की स्ट्रक्चर कैसी है, या मृदा का कणाकार मीन्स टेक्सचर ऑफ सॉइल कैसी है। अब इन पर सॉइल पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है? सॉइल पीएच का इन पर यह इफेक्ट पड़ता है, जैसे जैसे सॉइल पीएच की वैल्यू कम या अधिक होती है वैसे वैसे एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट होती है, जिसके कारण जो सॉइल की फॉर्मेशन होने के टाइम या सॉइल के डीकम्पोजिशन, कहने का मतलब उसके स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होने के टाइम अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी कम होती है तो उसमें अच्छे से जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन नहीं हो पाती, जिसके कारण मृदा की जो भौतिक संरचना होती है अच्छे से दानेदार नहीं हो पाती, या वे मृदाएं जिनमें मुख्य रूप से सूक्ष्म पोषक तत्वों या अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ने लगती है, जैसे क्ले सॉइल, तो उस अवस्था में क्या है, सॉइल में डंठल्स की फॉर्मेशन होने लग जाती है, या क्लाउड्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स या क्लाउड्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स की फॉर्मेशन होने लग जाती है, जिसके कारण मृदा की भौतिक दशा खराब होने लगती है। तो ये 5 इफेक्ट थे जो किसके कारण आते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ सॉइल पीएच में आते हैं, जिससे अपने को सॉइल पीएच के महत्व का पता चलता है। पहला कौन सा था, इफेक्ट ऑफ सॉइल पीएच ऑन एसिड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकंड वन क्या था, एक्टिविटी ऑफ सॉइल पीएच ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। थर्ड वन क्या था, इफेक्ट ऑफ सॉइल पीएच ऑन क्रॉप्स एंड क्रॉप प्रोडक्शन। फोर्थ वन क्या था, इफेक्ट ऑफ सॉइल पीएच ऑन प्लांट डिजीज। फिफ्थ वन क्या था, इफेक्ट ऑफ सॉइल पीएच ऑन फिजिकल कंडीशंस। दीज आर सिग्निफिकेंस ऑफ सॉइल पीएच। इसके बाद इस टॉपिक में एक लास्ट जो अपना आता है वो आता है बफरिंग कैपेसिटी। बफरिंग कैपेसिटी या जिसको उपव्यय प्रतिरोध क्षमता भी कहते हैं। उपव्यय प्रतिरोध क्षमता भी कहते हैं। उपव्यय प्रतिरोध क्षमता क्या होती है, किसी मृदा विलयन के और मृदा में पीएच मान में परिवर्तन लाने के लिए जब आवश्यकता से अधिक मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाए जाते हैं तो मृदा उन दोनों के प्रति प्रतिरोध प्रदर्शित करती है, अर्थात वह अपने पीएच मान में चेंज होने या परिवर्तन होने का विरोध करती है। उसे उपव्यय प्रतिरोध क्षमता कहते हैं या उसको सॉइल बफरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल पीएच टू change in pH as the result of addition of basic and acidic material. इसको क्या बोलते हैं, सॉइल कैपेसिटी। द रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल टू चेंज इन सॉइल पीएच एज द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ बेसिक एंड एसिडिक मटेरियल इज नॉन एज बफरिंग कैपेसिटी। कहने का भावार्थ कि मृदा का पीएच मान में परिवर्तन का विरोध करना उपव्यय प्रतिरोध क्षमता कहलाती है। इसमें तीन प्रकार के कारक आते हैं। पहला आता है उपव्यय प्रतिरोध। कौन सा आता है, ये उपव्यय प्रतिरोध क्षमता है। इसमें पहला आता है उपव्यय प्रतिरोध या जिसको बोलते हैं सॉइल बफर्स। सॉइल बफर्स वे पदार्थ, मृदा में उपस्थित वे पदार्थ
जो कम मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच मान के परिवर्तन का विरोध करते हैं उनको उपय प्रतिरोध या सॉइल बफर्स कहलाते हैं। दोज सॉइल मटेरियल्स which resistance to soil pH when we add in low amount acidic and basic material in soil is known as soil buffers। उनको क्या बोलते हैं? soil buffers। प्रतिरोध का मतलब होता है किसी चीज का विरोध करना। उसके बाद आता है बफर एक्शन। बफर एक्शन या प्रतिरोध क्रिया। प्रतिरोध क्रिया उपय प्रतिरोध पदार्थों द्वारा मृदा में पीएच मान के पीएच मान में परिवर्तन होने के विरोध में जो क्रिया लगती है या जो क्रिया संपन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध क्रिया या बफर एक्शन बोलते हैं। इसके बाद होता है बफर सॉल्यूशन या प्रतिरोधी विलयन। वह विलयन जिसमें उपयधर्मी प्रकृति अर्थात सॉइल पीएच मान में परिवर्तन के विरोध करने का गुण विद्यमान होता है उसको प्रतिरोधी विलयन कहते हैं। अर्थात जिसमें बफरिंग कैपेसिटी के प्रतिरोध करने का गुण विद्यमान होता है उसको प्रतिरोधी विलयन या बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो बेसिकली ये बफरिंग कैपेसिटी के ही 3 पार्ट्स हैं। अगर अपने इनको बेसिक डेफिनेशन में देखें, बफरिंग कैपेसिटी या उपय प्रतिरोध क्षमता क्या है? मृदा के द्वारा पीएच मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करना, और वे पदार्थ जो इस परिवर्तन का विरोध करते हैं उपय प्रतिरोध या सॉइल बफर्स कहलाते हैं। और इस विरोध में जो क्रिया संपन्न होती है उसको बफर एक्शन या प्रतिरोधी क्रिया कहते हैं। और जिस विलयन में ये गुण विद्यमान होते हैं उस विलयन को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधी विलयन या बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक था सॉइल पीएच का ये यहीं पर खत्म होता है। और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप मेरे को व्हाट्सएप या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। लेकिन आप जो कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करोगे वो मेरे को स्कूल टाइमिंग में करोगे, और इसके साथ साथ आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहोगे। जो अपना नेक्स्ट क्लास रहेगी वो ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक कार्बन पर रहेगी। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, लिखिए और अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।